दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। कहानी सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो दोस्तों, इस नई स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बेवकूफ़ बहू। यह एक सास बहू स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल कहानियाँ या बेड टाइम स्टोरी इन हिंदी में पढ़ने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़े। संदीप बोला, रमा मैं तैयार होकर आता हूँ, ड्राइवर को ये बैग दे दो, वो गाड़ी में रख देगा। आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है, वह बैग भूल ना जाऊँ। रमा बोला, संदीप ने बैग बोला था रखने के लिए, पर इसमें तो सामान है, यह निकाल कर बाहर रख देती हूँ। संदीप तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ कहते हैं। संदीप ऑफिस चला जाता है। शाम को वो गुस्से में ऑफिस से घर आता है और रमा को आवाज़ लगाता है। संदीप कहता है, रमा, ओ रमा इधर आओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मेरा बैग ड्राइवर को दे दो, वो गाड़ी में रख देगा। तुमने ड्राइवर को खाली बैग दे दिया, मेरी सारी फाइलें कहाँ है? रमा बोला, आपने बोला था कि बैग गाड़ी में रखवा दो, आपने फाइलें बोला होता तभी तो रखवाती, बेकार है मुझे डांटते रहते हो। सास बोला, बहू। रमा बोला, आइए अम्मा जी। रमा बोला, मैं जा रही हूँ, मुझे अम्मा जी बुला रही है। संदीप बोला, अरे इसके साथ रहकर तो मैं भी बेवकूफ़ बन गया हूँ, पता नहीं किस दिन इसे अक्ल आएगी। रमा बोला, जी अम्मा जी आपने बुलाया? सास बोला, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक गैस पर करेले रख देना और बीच बीच में चलाते रहना। रमा की सास सुनीता मंदिर चली जाती है और रमा की बेवकूफ़ी शुरू हो जाती है। रमा सोचता है, अम्मा जी बहुत खुश होगी, पहले मैं सारे करेले गैस पर रख देती हूँ। हाँ, अब थोड़ी देर हो गई है, अब इन्हें चलाती हूँ, अब फिर रख देती हूँ। वैसे मैंने करेले को बीच बीच में चला लिया है, अम्मा जी आने ही वाली होगी। रमा की सास सुनीता मंदिर से वापस आती है और रसोई में जाती है। सुनीता बोला, रमा यह क्या कर रही हो तुम, करेले कहाँ है? रमा बोला, अम्मा जी ये रहे करेले, आपने ही तो बोला था कि गैस पर रखने ही और बीच बीच में चलाना है, मैं करेले को चला रही हूँ। सुनीता बोला, हे भगवान, रमा बहू मैंने कहा था करेले गैस पर रख देना, मतलब करेले की सब्जी बना लेना और चला लेना, मतलब सब्जी बनने तक हिलाते रहना। रमा बोला, तो ऐसा कहना था ना अम्मा जी, आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही तो आपकी आज्ञा का पालन करूँगी ना। सुनीता और संदीप एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और गुस्से को भी पी लेते हैं। एक दिन तो रमा की बेवकूफ़ी ने हद पार कर ली थी। रमा सोचा, संदीप के कमरे का क्या हाल बना रखा है, कितनी मिट्टी है टेबल पर, अरे ये लैपटॉप सारा दिन संदीप इस पर काम करते हैं, कितना गंदा हो रहा है, क्यों ना इसको अच्छे से धो दूँ। रमा लैपटॉप को सबके पानी में डुबोकर धो देती है और कपड़े सूखने वाली रस्सी पर टांग लेती है। तभी संदीप आ जाता है। संदीप कहता है, रमा, अरे रमा ये क्या किया तुमने मेरे लैपटॉप के साथ? रमा बोला, इस पर बहुत धूल मिट्टी हो रही थी, मैंने सोचा इसको अच्छे से धोकर सुखा देती हूँ, मैंने सही किया ना? संदीप बोला, रमा तुम सचमुच तुम बेवकूफ़ पत्नी हो, मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे शादी की मैंने। सुनीता बोला, रमा बहू तुम्हें जरा भी समझ है, लैपटॉप भी कोई धोने की चीज़ है। ससुर बोला, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रखा है, मेरी इतनी समझदार बहू से अगर कोई गलती हो गई तो इस तरह से उसे क्यों डांट रही हो? ससुर बोला, जाओ बहू तुम रसोई में जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। रमा बोला, बाबूजी पानी घड़े का लाऊं या फ्रिज का? ससुर बोला, बेटा
घड़े का ले आओ। रमा बोला बाबूजी छोटे घड़े का पानी लाऊं या बड़े घड़े का? ससुर बोला बेटा किसी भी घड़े का ले आओ। रमा बोला अच्छा तो स्टील के घड़े का पानी लाऊं या मिट्टी के घड़े का? सुनीता बोला इसी तरह इसको देते रहो जवाब, मैं तो चली कमरे में सोने। इस बेवकूफ़ की बातों में कौन उलझे? ससुर बोला अब रहने दो रमा बहू, मैं पानी खुद ही पी लेता हूँ, तुम अपना काम करो। रमा बोला अच्छा अच्छा ठीक है बाबूजी, वैसे पता नहीं मुझे सब इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं, ऐसे ही डांट दिया मुझे। पर धुलने के बाद ये लैपटॉप कितना सुंदर दिखाई देता है। संदीप और रमा की सास रमा की बेवकूफ़ी से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन संदीप के साथ जयप्रकाश को किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना था। जयप्रकाश बोला सुनीता मुझे और संदीप को ज़रूरी काम से लखनऊ जाना है, अपना और रमा बहू का ध्यान रखना है और तुम भी ज़रा अपने फालतू दिमाग का कम इस्तेमाल करना। अरे कभी तो बहू को डांटे बिना कोई काम कर लिया कर। जयप्रकाश बोला संदीप बेटा चल अब देर हो रही है, ट्रेन का वक्त हो रहा है। संदीप और जयप्रकाश दोपहर के वक्त में निकलते हैं। रमा अपनी पड़ोसन सुधा के साथ बात कर रही थी। रमा बोला अब क्या करूं सुधा तू ही बता, कितना ध्यान रखती हूँ सबका, फिर भी संदीप और माँ जी मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। सुधा बोला वो तो तू है ही। रमा बोला क्या कहा? सुधा बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे पास एक इलाज है जिससे तेरी सास और पति तेरे से खुश हो जाएंगे। मैंने भी यही अपनाया था, बहुत चमत्कारी नुस्खा है। रमा बोला क्या क्या नुस्खा है? सुधा जल्दी मुझे बता। सुधा रमा की बेवकूफ़ का फ़ायदा उठाकर उसे एक बेवकूफ़ी से भरा नुस्खा बता देती है। सुधा कहता है यह नुस्खा तेरे बहुत काम आएगा। वैसे तुझे पता है रमा पिछली गली में कल रात एक घर में चोरी हो गई। चोर छत के दरवाजे से घर में घुस आए थे। रमा बोला क्या छत के दरवाजे से? मुझे याद आया हमारे भी तो छत का दरवाज़ा खुला रहता है, उसकी कुंडी खराब है। चलो अच्छा है चोरों को ये बात पता नहीं चली। अच्छा अब मैं जाती हूँ। रमा को छत के दरवाजे के बारे में बात करते हुए वही चोर सुन लेते हैं। वो बड़े शातिर चोर थे और उसी गली के आसपास ऐसे लोगों के घर की खबर रखते थे जिनके घर चोरी की जा सकती थी। इशारे से दोनों चोर बात करते हैं कि रात में इसी घर में चोरी करेंगे और उस वक्त वहां से चले जाते हैं। रमा घर के भीतर आ जाती है। रात के वक्त चोरों बोला चल भाई जल्दी से चोरी कर लेते हैं। छत का दरवाज़ा खुला हुआ है, लगता है दोनों सास बहू घर में अकेली है, कोई आदमी घर में नहीं है तो चोरी करना और भी आसान हो जाएगा। दोनों चोर चोरी करने ही वाले थे कि तभी रमा की सांस की आवाज़ सुन लेते हैं और सीढ़ियों पर ही रुक जाते हैं। सुनीता बोला रमा बहू ये क्या कर रही हो? पूरे घर में मिर्ची का धुआं कर दिया, यह मिर्ची क्यों जला रही हो? हे भगवान मार दिया रे। रमा बोला अम्मा जी ये नुस्खा है, यह आप अभी नहीं समझेंगे, पहले इन मिर्चों के धुओं को घर के कोने कोने फैल जाने दीजिए। रमा मिर्चों का धुआं फैलाती हुई छत की सीढ़ियों के पास भी जाती है, जिसकी महक से दोनों चोर तेज तेज खांसने और छींकने लगते हैं। उनका बुरा हाल होने लगता है। एक चोर बोला अरे कोई बचाओ हमें, इस पूरे घर में मिर्चा है, ये कैसा घर है भाई? दूसरा चोर बोला अरे भाग लो यहाँ से। रमा बोला ये किसके खांसने की आवाज़ आ रही है? सुनीता बोला रमा बहू ये तो चोर है, चोर चोर जल्दी
जाओ और आओ बहू, दरवाजा खोलो, हमारे घर में चोर घुस रहे हैं। एक चोर बोला, अरे मेरी अम्मा, हमें जाने दे, हम तो बुरे फंसे जो तेरे घर में आ गए थे चोरी करने। सुनीता बोला, रमा बहू, जरा वो सामने रखा डंडा लाना, इन चोरों की तो आज खैर नहीं। रमा और सुनीता दोनों चोरों को पीटने लगती हैं। इतनी देर में मोहल्ले के लोगों भी आ जाते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। एक आदमी बोला, ये तो वही चोर है जिन्होंने पिछली गली में कल रात को चोरी की थी, मारो इनको। एक औरत बोला, इन दोनों को पकड़ो और पुलिस के हवाले कर दो। इसके बाद मोहल्ले के लोग चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। सुनीता कहता है, रमा बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, वाकई में तुम बहुत अच्छी बहू हो मेरी। रमा बोला, सुधा इधर, मुझे लगता है तेरा नुस्खा काम आ गया। अम्मा जी मेरे से पहले अच्छे से बात कर रही हैं, मिर्चा वाला नुस्खा अपना कर असर दिखा रहा है और इन्होंने मुझे अच्छी बहू भी कहा, नहीं तो हमेशा बेवकूफ़ बहू ही कहती है। सुधा अपना सा मुँह लेकर रह जाती है क्योंकि रमा की बेवकूफ़ी भरे नुस्खे ने सच में उस दिन कमाल कर दिया था। जयप्रकाश और संदीप जब वापस लौटते हैं उन्हें भी सारी बात पता चलती है और वो भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। रमा को अभी यही लग रहा था कि यह शायद नुस्खे का कमाल है। संदीप की बेवकूफ़ पत्नी उस दिन सबके दिलों में अपने लिए प्यार ले आती है। इस कहानी से आपने क्या सीखा दोस्तों? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी लेकर आऊँगा। नमस्ते।